हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेरे भाई रस छंद अलंकार। ठीक है, ये हमारी रही बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये हमारा रहा क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है ना, ये देखिए इसी तरीके से आपके पेपर में ये जो आपकी कॉपी होती है बोर्ड एग्जाम की वो आती है मेरे भाई इसी फॉर्मेट में। आप यहाँ पे देखो जैसे कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्री बोर्ड वाला है। ठीक है, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी होती है मेरे भाई, वो ये जो फर्स्ट पेज होता है वो कलर प्रिंट रहता है। ठीक है, मतलब ये सब किस कलर से होते हैं, वहां पे रेड कलर से होते हैं। ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं डिफरेंस है। एज इट इज यही कॉपी आपके पेपर में आएगी। ठीक है ना, यही कॉपी मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो यहाँ पे देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अपना, यहाँ पर आप अनुक्रमांक डालोगे किसमें, अंकों में। ठीक है ना, जैसे 2 4 6 8 जो भी आपका होगा ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे मेरे भाई, शब्दों में उसी चीज को यहाँ पर लिख दोगे। क्लियर है। देखो विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न पत्र में आप लोग लिखोगे केवल। ठीक है, ठीक है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यहाँ पर आपका जो पेपर का कोड होगा मेरे भाई जी। ठीक है, पेपर का कोड जो होगा, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर लिखोगे, राइट साइड में लिखा रहता है। ठीक है, परीक्षा का दिन लिखोगे, परीक्षा तिथि और इसकी पाली जो सेकंड पाली में होती है आप लोगों की, पेपर 2 बजे से होता है, ये तो आप लोगों को पता है। केंद्र जहां पर आपका सेंटर जाएगा यहाँ पर आप लोग लिखोगे। तो इस तरीके से कॉपी को फिल करोगे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, हमारा जो क्वेश्चन है रस छंद अलंकार वाला। ठीक है, रस छंद अलंकार देखेंगे। जैसा कि हमारे पास ये रही कॉपी, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है मेरे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 12। ठीक है, यहाँ से का खा गा ये 2 नंबर का होता है मेरे भाई। यहाँ पर देखो लिखा भी है 1 1 2 2 और ये रहा 2, मतलब मेरे भाई ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये और 2 नंबर का, ये टोटल 6 नंबर आज के इस वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना, इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं एक एक चीज यहाँ पर समझाने वाला भी हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम लोगों से यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रश्न पत्र में बोला गया है का वाले में कि वीर रस अथवा हास्य रस। मेरे भाई इसमें से आप लोग चाहे वीर रस का परिभाषा लिखोगे या हास्य रस, ठीक है, का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। सिंपल आप लोगों को वीर रस का क्या लिखना है मेरे भाई, परिभाषा लिखना है। परिभाषा में आप लोगों का अस्थाई भाव आ जाता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे लिखना है। और एग्जाम्पल देना है, 1 नंबर आपका परिभाषा पे होता है और 1 नंबर आप लोगों का पे होता है उदाहरण पे। अगर उदाहरण नहीं लिखे हो तो आपका केवल 1 ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भैया वीर रस और हास्य, इन दोनों को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पेपर में हम लोग इस चीज को बोर्ड पेपर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखेंगे। ठीक, चलिए तो हमारे पास ये रहा कॉपी और हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को यहाँ पर पेपर में लिखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, तो यहाँ पर देखिए हम लोग डालेंगे इस तरीके से 12 प्रश्नोत्तर संख्या 12 का। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डालेंगे। बहुत कुछ भी नहीं करना है, स्केच का यूज कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, कॉपी फबस जाती है। ठीक है, ऐसा आप लोग को भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करना है। सिंपल ब्लैक पेन और ब्लू पेन, बॉल नहीं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, समझ में आ गई। जेल वाला पेन नहीं यूज करना है मेरे भाई, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो इसलिए इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 12वां का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न नंबर 12 और का। ठीक है, हेडिंग डालेंगे भैया वीर रस, केवल एक ही लिखना है। मैं तो आप लोगों को वीर रस और हास्य रस दोनों को आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखेंगे वीर रस। ठीक है, तो देखो जब उस उत्साह नामक अस्थाई भाव, देखो जो हमारा मेन टर्म होता है उसको आप लोग क्या करो कि ब्लैक पेन से लिखो। ये होता है मेरे भाई कॉपी लिखने का तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ लाइनिंग इस तरीके से कर देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कितनी अच्छे से, केवल बहुत मतलब छोटी डिस्टेंस, देखो बहुत छोटा डिस्टेंस दिया। बहुत लोग क्या करते हैं इतना बड़ा लाइन कर देते हैं ताकि इतना गैप में चला जाए। नहीं करना है ऐसा मेरे भाई, बस ये आप लोग कर देना ताकि आप लोगों को ये लगे कि जैसे देखो यहाँ इसी के नीचे से सब लिखा गया। ऐसा नहीं कि एक है यहाँ से लिख दे, एक यहाँ से लिख दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां से स्टार्ट करो एज इट इज। देखो ये देखो इसी के नीचे ये फिर देखो जस्ट ये, फिर देखो जस्ट ऐसे ही आप लोगों को चीजों को लिखना है। ठीक है, अब देखो इधर आप लोग लाइनिंग मत करना। बहुत सारे टीचर्स होते हैं ये भी सजेस्ट करते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करता हूं मेरे भाई कि लाइनिंग केवल एक साइड में आप लोग करना। ठीक है, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, कंटेंट आप क्या लिखे हो वो मैटर करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भैया वीर रस।
तो वीर रस का जो अस्थाई भाव है क्या है, उत्साह है। तो जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब मेरे भाई जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, तब यहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति होती है और उसे हम लोग कहते हैं वीर रस। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया था, अस्थाई भाव। सिंपल आप लोगों को ये लिख देना, इसमें आप लोगों का आ जा रहा है, ठीक है ना। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अच्छा उत्साह यहाँ पर क्या है मेरे भाई, अस्थाई भाव है, तो इसीलिए हमने इसको ब्लैक पेन से लिख दिया है, ठीक है। ब्लैक पेन से लिख देना ताकि एग्जामिनर को कॉपी अच्छी दिखेगी तो नंबर भी अच्छे ही मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण इसका है मेरे भाई, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, ठीक है ना, ये अर्जुन की बात हो रही है। धारा सिंधु नभ सहसा कांपे विकल हुए जीवों के प्राण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेरे भाई उत्साह है, वीर रस, ठीक है ना। तो अर्जुन बहुत ज्यादा उत्साहित थे, बहुत वो वीर थे ना, तो ये वीर रस की एक बहुत प्यारी सी एग्जाम्पल हुई, ठीक है, याद भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हास्य रस, ठीक है। आप लोगों को केवल एक ही लिखना है, लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को दोनों लिख करके बता देना हूं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे हास्य रस। हास्य रस में क्या लिखेंगे, हास्य, हास्य का मतलब हंसना, सिंपल। तो हास्य में क्या लिखेंगे कि किसी व्यक्ति की विलक्षण आकृति, विचित्र चेष्टाएं और कार्य को देख करके हृदय में, ठीक है, उत्पन्न हास्य नामक अस्थाई भाव, ठीक है। हास्य रस के लिए जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है, हास्य, ठीक है। तो हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। सिंपल आप लोग हास्य रस के लिए क्या लिख सकते हो, सिंपल आप लोग हास्य रस के लिए लिख सकते हो कि जब हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर है बात है भैया, ठीक है। ये सब आप लोग चाहो तो ना लिखो तो भी, लेकिन हास्य का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी विचित्र चेष्टाएं देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सुबह सुबह उठा रहता है, अगर मान लो आ गया और उसका एक आंख फूला हो और एक आंख, अच्छा एक देसी में एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जब हड्डा छेद देता है, किसी को हड्डा काट लेता है तो क्या करता है, तो उसका एक आंख सूजन आ जाती है उसमें, है ना। तो हम लोग देख करके क्या करते हैं, हंसी आती है लोगों को, ठीक है। तो उस प्रकार की जो हमारे हृदय में हंसी उत्पन्न होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं हास्य रस, उसे ही होती है हास्य रस, वही होती है, ठीक है ना। अच्छा करुण रस, करुण रस क्या होता है मेरे भाई, करुण रस को मैं ऊपर से बता दूं, उसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक है ना। तो ये सब तो चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भैया, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। कि मैं सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, बिल्कुल से भी घबराना नहीं है यार, ठीक है, बिल्कुल से भी घबराना नहीं है। कंप्लीट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं भैया क्या है इसका। तो उदाहरण, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, एक एग्जाम्पल है। किसी मनुष्य का अगर हाथी जैसा शरीर हो और गैंडे जैसी उसकी चाल हो, भाई जिसका शरीर मोटा रहेगा चाल भी उसका उसी तरीके से रहेगा, है ना। और तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसी गाल हो, है ना। तो ये सभी इस तरीके से जब हम लोग किसी व्यक्ति को देख ले, बहुत ज्यादा वो मोटा हो और बहुत अच्छे से वो चल नहीं पा रहा हो, तो हमारे मन में एक हंसी उत्पन्न होती है, हमारे हृदय में हंसी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वही होता है हास्य रस। क्लियर है बातें। नेक्स्ट बात करें भैया, अब देखो हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमारा रस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पेपर में लिखेंगे, ठीक है। अगला इस तरीके से फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। देखो एक दो लाइन आप लोग छोड़ दोगे ताकि डिस्टेंस रहे, चीजें अच्छी से दिखें, और कॉपी भी ऐसे आप लोग भर सकते हो, है ना। लेकिन कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलती, ऐसा नहीं कि बस 4 लाइन आप लोग छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। देखो मैंने 2 लाइन छोड़ दिया है, चाहो तो आप लोग 1 ही लाइन छोड़ दो, लेकिन 2 लाइन छोड़ दे रहे हो ताकि डिस्टेंस एग्जामिनर को क्लियर दिखे, है ना। कहीं कुछ नहीं दिखेगा तो नंबर काट लेगा, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पर अब हम लोग देखो का हमारा कंप्लीट हो गया भाई। अब हमारा क्या था, खा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 के खा, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर देख लो, इसमें क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण दीजिए। सिंपल सी बात है, इसका क्या लिखना है, हम लोगों को एग्जाम्पल लिखना है और इसका परिभाषा लिखना है, ठीक है ना। चलिए तो देखो सबसे पहला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है भैया, तो इस अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार बोलते हैं। इसको आप लोग उदाहरण के से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारह ओर, सुबरन को खोजत किरत,
कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है भाई। देखो श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें कोई एक पंक्ति लिखी हुई है और उसमें किसी एक शब्द का अर्थ, कोई शब्द जो है मेरे भाई है, और उसका अर्थ क्या हो? डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो। ठीक है, अच्छा अभी हमने उदाहरण आप लोगों को बताया, इस तरीके से लेकिन उदाहरण, तो हमारा उदाहरण क्या है? चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उदाहरण हो गया। अब देखो यहां पर हम लोग स्पष्ट कर देंगे इस चीज को। ठीक है, देखो यहां पर लिखेंगे यह सुबरन का, यहां सुबरन का प्रयोग एक बार किया गया है। देखो यहां पर सुबरन कितनी बार आया है भैया? सुबरन एक ही बार आया है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहाँ पे अलग अलग है। कवि के लिए जो सुबरन का अर्थ है मेरे भाई वो है अच्छे शब्द, ठीक है ना, और व्यभिचारी के लिए जो हमारा सुबरन शब्द है इसका अर्थ क्या है मेरे भाई? इसका अर्थ है सुंदर वर। ठीक है, क्या है? व्यभिचारी के लिए सुंदर वर। क्लियर है बातें? समझ में आ गई है ना? ठीक है, और चोर के लिए क्या है मेरे भाई? चोर के लिए सोना है। चोर के लिए क्या है? चोर के लिए सोना है सुबरन का, सुबरन शब्द का अर्थ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ सुबरन का प्रयोग एक बार किया गया है, किंतु पंक्ति में प्रयुक्त सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ अच्छे शब्द है, व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर वर है, और देखो यहां पर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो चोर के लिए ये जो सुबरन शब्द का अर्थ है वो क्या है? वो है सोना, गोल्ड, है ना? क्या है मेरे भाई? सोना या गोल्ड, जिसको हम लोग देसी भाषा में, इंग्लिश में बोलते हैं यार, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? देसी भाषा में सोना ही बोलते हैं, है ना? तो देखो चोर के शब्द में सुबरन का अर्थ क्या है? सोना है। कौन वाला सोना? गोल्ड वाला, है ना? अच्छा, केमिस्ट्री वाले बंदे हो यहाँ पे, तो गोल्ड का, सोना का जो प्रतीक होता है केमिस्ट्री में कैसे होता है? ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यार। ठीक है भैया, आप हिंदी पढ़ा रहे हो कि केमिस्ट्री? मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो अब हमारा नेक्स्ट मेरे भाई, देखो ये उदाहरण भी हमने कर दिया, स्पष्ट भी कर दिया। ठीक है, तो हमारा और श्लेष अलंकार यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे उत्प्रेक्षा भी है, तो उत्प्रेक्षा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बाकी एक ही लिखना है यार। देखो एक ही लिखना है। देखो यहाँ पर क्या है? अथवा, चाहे इसको लिखो चाहे इसको, ऐसा मत कर देना भाई कि दोनों लिख देना। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है, मैं दोनों का यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो मन करे वो लिख दो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार मेरे भाई क्या होती है कि जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती हो। ठीक है, किसी चीज की किसी से कल्पना की जाए या उसकी संभावना की जाए कि वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, संभावना की जाए, वो हो एक्चुअल में हो नहीं, लेकिन वहां पर कल्पना हम लोग करें, इमेजिनेशन करें, हिंदी इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो इसकी पहचान क्या हो सकती है? इसकी पहचान हो सकती है जनु मनु, इव, मानो, मनो, मनहु आदि, ये सब शब्द जो हैं, ये सभी जो शब्द मैंने आपको बताए हैं मेरे भाई, ये कहां पे आते हैं? ये उदाहरण में आप लोगों को दिखेंगे। जैसे नेत्र मानो कमल है, मानो है ना, देखो यहाँ पर मानो है ना, यहाँ पर देखो ये सभी जो शब्द हैं ये सभी इसके उदाहरण में आ जाते हैं। इसके उदाहरण में देखो, इसका उदाहरण में आ गया नेत्र मानो कमल है। ठीक है, किसके? जो यहाँ पर जो क्या क्या बताई जा रही है? जो नेत्र है, नेत्र का मतलब आंख, नयन। ठीक है, वो किसके समान है मेरे भाई? उसकी कल्पना किससे बताई जा रही है? किससे बताई जा रही है? कमल, कमल पुष्प। ठीक है, यहाँ पर नेत्र की कल्पना या संभावना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो ये हमारा हो गया उदाहरण किसका मेरे भाई? नेत्र मानो कमल है, उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहा और सोरठा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो आ ही जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है? इसमें मात्रा दिखाया जाता है। कैसा दिखाया जाएगा? मैं ट्रिक इसका बताऊंगा यार। ट्रिक है भैया, ट्रिक है, सब कुछ ट्रिक ही है। ठीक है, सब कुछ ट्रिक है। तो ट्रिक से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे लिखना है कॉपी में आप लोगों को, ताकि पूरे नंबर मिले। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आंसर हम अपना देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमारा है दोहा। ठीक है, दोहा, तो दोहा का उदाहरण तो सबको पता होगा यार, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए ना उभरे मोती मानुष चून। ठीक है, चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गाय, तो ये तो आप लोग अब समझ ही चुके हो मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, समझ ही चुके हो। चलिए इस तरीके से लिखेंगे दोहा छंद। ठीक है, क्या लिखेंगे? दोहा छंद। ठीक है, अच्छा दोहा छंद लिखने के बाद क्या करेंगे भैया? इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सिंपल सी बात है यार। तो दोहा छंद में क्या होता है? दोहा छंद में सबसे पहले समझना कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है मेरे भाई? दोहा। दोहा क्या होता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कैसे होता है? अभी मैं आप लोगों को
एग्जाम्पल जब दूंगा तो वहां से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग अभी याद कर लो कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका जो लक्षण है मेरे भाई, तुक दूसरे चरण के चौथे चरण से मिलता है और इसमें सम चरणों के अंत में गुरु मात्रक और लघु मात्रा इस तरीके से होता है, लगातार गुरु लघु एक साथ होता है ये मात्रा है, ठीक है। कैसे होती है सभी चीजें, मैं आप लोगों को जस्ट 2 मिनट रुको, सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूं। देखो उदाहरण क्या है भैया, मैंने पहले ही पढ़ के बता दिया कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून, ठीक है। समझते हैं भैया यहां पर इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से। देखो यहां पर ये बोला जा रहा है मेरे भाई, रहीमन पानी राखिए, ये एक चरण हो गया। ये कितना चरण हो गया? ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। बिन पानी सब सून, क्या बिन पानी सब सून, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को यहां पर बता दे रहा हूं, जैसा कि आप यहां पर देख लो, ये है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ठीक है। बिन पानी सब सून, ठीक है, राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। मोती मानुष चून, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 चरण होंगे भैया। एक तो ये हो गया चरण, दूसरा चरण ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। समझ में आ गई ये बातें? अच्छा, ये क्या बोला जा रहा है मेरे भाई, यह एक अर्धसमात्रिक, मतलब मेरे भाई ये जो हमारा फर्स्ट वाला, ये जो हमारी फर्स्ट वाली पंक्ति है, ये एक पंक्ति हो गई। क्या हो गई? या एक पंक्ति हो गई। अच्छा, इस एक पंक्ति में 2 तरह की मात्राएं हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो पहला चरण है और कौन सा चरण है मेरे भाई, और जो ये तीसरा चरण है, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। तो पहला चरण और तीसरा चरण में कितनी कितनी मात्रा है? इसमें भी 13, इसमें भी 13, लेकिन ये दूसरी और चौथी में कितनी कितनी मात्रा है मेरे प्यारे भाई? 11 कितनी? 11। तो देखो इसके आधे में 13 मात्रा, इसके आधे में 11। तो इस एक पंक्ति क्या है मेरे भाई, यह एक अर्धसमात्रिक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। क्लियर है बातें अर्धसमात्रिक का? ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, ये तो आप लोगों को प्रूफ हो ही चुका है, 1 2 3 4 भैया, ठीक है। अच्छा, इसके दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा है, दूसरे और चौथे में 11-11, और फर्स्ट और थर्ड में 13-13 मात्रा। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया? कैसे काउंट कैसे करेंगे भैया? आप ऐसे कैसे बता सकते हो कि 13-13 मात्रा? हमको बताओ, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो समझा दे रहा हूं मैं भाई, समझा दे रहा हूं। अच्छा, ये वाला लक्षण भी देख लो कि इसका जो तुक होता है दूसरे चरण के चौथे चरण से मिलता है। ये दूसरा चरण है, ये चौथा चरण है। बिन पानी सब सून, चून, ये होता है तुक है, तो दूसरे का चौथे से मिलना है कि नहीं? तो ये हो गया लक्षण कि तुक जो होता है दूसरे का चौथे से मिलता है। नेक्स्ट, सम चरणों के अंत में गुरु मात्रा और लघु मात्रा इस तरीके से आते हैं लगातार, ठीक है, ठीक है। सम चरण मतलब दूसरा चरण, चौथा चरण, भाई यहाँ पे मैथ का यूज हो गया। सम क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा कि 2 एकम 2, 1 से विभाजित हो गया, ठीक है। तो और 4 2 दूनी 4, ठीक है। तो इस तरीके से विभाजित हो गया भाई। मैथ भी मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दिया है ना। चलो तो देखते हैं भैया इसका हम लोग कैसे मात्रा लिखेंगे, इस पर मात्रा कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक इसके लिए एक ट्रिक है मेरे भाई। देखो जब भी दीर्घ मात्रा कब आती है, जब दीर्घ मात्रा आएगी तब वहां पर अगर बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए, ठीक है, ई ए, ये वाला ए, ये वाला भी ए है ना। और यहाँ पे देखो ये जो री हो गया, ये सभी जो है मेरे भाई ओ अंक आ, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी दीर्घ मात्रा में आते हैं, ठीक है। दीर्घ मात्रा को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे जैसे, ठीक है ना। चलिए, और लघु के लिए क्या कहते हैं मेरे भाई? इस तरीके से एक डंडी पाड़ देते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, जो व्यंजन है हमारे, जैसे व्यंजन हमारे हो गए का, खा, गा, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे किसमें आते हैं? ये सभी हमारे लघु मात्रा में आते हैं। इसके लिए हम लोग लघु मात्रा यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लो इस पे, जैसे मान लो कहां पर छोटी ई का मात्रा है, तो जब छोटी ई होती है तो वहां पर क्या होता है? जब छोटी ई होती है मेरे भाई, कहां पर छोटी मात्रा की, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? वहां एक ही मात्रा होगा। अगर कहां पर बड़ी ई का मात्रा इस तरीके से, कहां पर बड़ी ई का मात्रा की, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दीर्घ, ठीक है। तो वही बात लिखिए कि व्यंजन को लघु मानते हैं, ठीक है, लघु मात्रा। यदि इस पर मात्रा लग जाए तो हम लोग इसको क्या बना लेते हैं? दीर्घ बना लेते हैं। बस ये आप लोगों को याद रखना, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं भैया, तो रा है खाली, इसके लिए ये यूज करेंगे। कौन सी मात्रा? लघु मात्रा। अच्छा, यहां पर छोटी ई का मात्रा है, इसके लिए भी हम लोग लघु यूज करेंगे। मां खाली, न खाली, तो व्यंजन है, तो इसके लिए सिंपल हम लोग लघु मात्रा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया।
पापर आ का मात्रा, जब भी आ का मात्रा होता है, बड़ा आ का मात्रा है ना, पापर बड़ा आ का मात्रा आ, तो यहाँ पर देखो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दीर्घ। ठीक है, तो ये हो गया भैया दीर्घ। यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा भैया दीर्घ यूज करेंगे। ठीक है, रा पर बड़ा आ का मात्रा रहा, तो इसके लिए दीर्घ। खा पर छोटी ई का मात्रा, ठीक है, तो इसके लिए ये लघु। फिर आ पर ए का मात्रा ए है, ठीक है, तो इसके लिए क्या, ये आ गया, ये क्या मेरे भाई, ये है हमारा दीर्घ। अब ये क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से देखो वैसे तो लिखा हुआ है ये, ठीक है, लघु लघु लघु, दीर्घ 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 दीर्घ। ठीक है, देखो दीर्घ लघु दीर्घ, दीर्घ लघु दीर्घ। समझ में आ गई ये बातें? अच्छा, उसी तरीके से आप लोग मात्रा को आगे कर लीजिएगा। समझ में आ गई ये बातें ना, कैसे करना है। वापस छोटी ई का मात्रा बी न, तो इस तरीके से क्या, इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे मेरे भाई लघु। ठीक है, क्या लघु यूज करेंगे। सा पर बड़ा ऊ का मात्रा सू न खाली। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ मात्रा हो जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि बड़ा ऊ का मात्रा है। तो जब बड़ा ऊ का मात्रा होता है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, दीर्घ मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, व्यंजन है, तो इसके लिए यूज करेंगे लघु। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज देखो, ये भी सा पर बड़ा ऊ का, चा पर बड़ा ऊ का मात्रा चून है। ठीक है, ये अच्छा ये बोला जा रहा है कि इसके सम चरणों में क्या होता है मेरे भाई, गुरु। इस तरीके से क्या, इस तरीके से दीर्घ और गुरु लगातार आ जाते हैं। ठीक है, देखो दीर्घ भी आ गया, गुरु भी आ गया, दीर्घ भी आ गया, गुरु भी आ गया। क्लियर है बातें? ठीक है, अच्छा सॉरी, दीर्घ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ को ही हम लोग गुरु भी बोल देते हैं। ठीक है, दीर्घ को ही हम लोग गुरु भी बोल देते हैं, मैं गलती बोल दिया। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं कौन वाला, इसके लिए बोलते हैं लघु, लघु मात्रा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ, या इसी को हम लोग बोल देते हैं गुरु, इसको हम लोग बोल देते हैं गुरु भी। ठीक है, तो दीर्घ ये क्या होता है मेरे भाई, दीर्घ और लघु दोनों आ गया, दीर्घ और लघु दोनों आ गया। ठीक है, तो यही यहाँ पर आप लोगों को कर लेना, बाकी ये सब तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया है, मैंने काउंट भी करना आप लोगों को सिखा दिया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल किसका, इसका दोहा का, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया दोहा छंद। ठीक है, इसका मैंने कुछ लक्षण भी पहचान जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या होता है मेरे भाई, इसमें तुक क्या होते हैं, दूसरे के चौथे से मिलते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होता है मेरे भाई समचरणों में गुरु लघु होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो गुरु लघु समचरणों में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। समझ में आ गई बातें, क्लियर है बातें यहाँ तक की? चलिए, अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है भैया, तो अब हमारा क्या आता है, अब हमारा लास्ट और अंतिम, लास्ट और अंतिम है, वही बात है भैया, लास्ट बोलो चाहे अंतिम बोलो। तो ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा सोरठा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या बोला था, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा बोला गया था, क्वेश्चन में हमारा बोला गया था भैया, क्वेश्चन में हमारा क्या क्या बोला गया है, दोहा भी बोला गया है, सोरठा भी। तो दोहा मैंने आपको बता दिया है, और मैंने आपको सोरठा बताने का भी वादा किया भैया, तो ये भी बताऊंगा ही। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई ये जस्ट उसका उल्टा होता है, किसका, दोहा का। ठीक है, तो देखो यह भी अर्धसममात्रिक छंद ही होता है, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, अर्धसममात्रिक छंद क्या होता है ये तो आप लोगों को अब पता ही चल गया है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, दोहा का ठीक उल्टा होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसके दूसरे व चौथे चरण में 13-13, और जो हमारा दोहा था उसमें क्या होता था, उसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती थी। ठीक है, और क्या हो रही है मेरे भाई, इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होंगे, 11-11 मात्राएं होंगी, और उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो हो रहा था पहला और तीसरे चरण में क्या हो रहे थे, 13-13 मात्राएं होती थी। बस इतना सा डिफरेंस है। लक्षण क्या है, इसका जो लक्षण थोड़ा सा उससे उल्टा है, इसमें जो तुक होता है मेरे भाई प्रथम और तृतीय चरण में आता है। ठीक है ना, जैसा यहाँ पर देख लो, होए सो है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो इसमें जो तुक है ये प्रथम और तृतीय में आएगा। ठीक है, तुक जो है, तो यहाँ पर होए और सोए है ना। तो विषम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। विषम मतलब मेरे भाई जैसे फर्स्ट हो गया और थर्ड हो गया, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा ओ का मात्रा है, तो इस तरीके से हम लोग क्या इसके लिए यूज करेंगे, जब भी बड़ा ओ का मात्रा होगा तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं दीर्घ मात्रा। और ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा है, देखो ये व्यंजन है, तो इसके लिए लघु। क्लियर बात है? ठीक उसी तरीके से पर ओ का मात्रा, इसके लिए क्या करेंगे, यूज दीर्घ। ठीक है, दीर्घ। और ये क्या है, व्यंजन है, तो इसके लिए लघु। ठीक है, तो ये क्या है मेरे भाई, देखो यहाँ पर यही बात है, इसकी पहचान है, इसकी लक्षण है कि विषम चरणों के अंत में गुरु व लघु होना चाहिए, विषम चरणों के पहले और तीसरे। क्लियर है बातें यार? चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखा, आज के इस वीडियो में हमने सोरठा छंद, रोला छंद, ठीक है, इन सभी चीजों को देख लिया है मेरे भाई। रोला नहीं, दोहा है यार, है ना। ये वीर रस, हास्य रस, इस तरीके से श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा, दोहा और सोरठा। ठीक, तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में रस छंद अलंकार को यहाँ से खत्म किया है मेरे भाई।
ताकि आप कॉपी में अच्छे से लिखो इस तरीके से, ठीक है। कॉपी में आप लोग अच्छे से लिखो पेपर में, क्योंकि लिखने के ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। कैसे आप प्रेजेंट करते हो, तो इस तरीके से आप लोग करोगे तो नंबर पूरे मिलने वाले हैं। इसका PDF नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके लिए बिल्कुल से भी घबराना नहीं। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैंने वो आप लोगों को नहीं बताई, ठीक है। वो आप लोगों को क्या नहीं बताया मैंने आप लोगों को मात्रा काउंट करना नहीं बताया है, ठीक है। मात्रा काउंट करना नहीं बताया है। देखो मात्रा कैसे हम लोग काउंट करते हैं। मात्रा काउंट करने के लिए जो हमारा ये लघु दीर्घ है, इसको हम लोग 2 काउंट करते हैं, और ये जो हमारा लघु है इसको हम लोग 1 काउंट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर सोरठा छंद में तो ये बोला जा रहा है कि इसमें पहले और किसमें मेरे भाई, देखो इसके दूसरे और चौथे चरण में, दूसरा चरण ये और चौथा चरण ये, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्रा है मेरे भाई, 13 है। तो देखो 1 2, ठीक है, 1 2, और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग 2, ठीक है। गुरु दीर्घ के लिए या गुरु के लिए मेरे भाई क्या करते हैं, 2 काउंट करते हैं, और ये जो डंडी है इसके लिए हम लोग 1। तो 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो इसमें क्या हो गया, 13 मात्राएं होंगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए चौथे में 1 और 2 3 हो गया, 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13 है ना। तो 13 मात्राएं होंगी। और इसी तरीके से अगर देखा जाए पहले और तीसरे में, तो देखो 2 1 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11 मात्राएं होंगी। इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 5 2 7 1 8 8 2 10 1 11, इसमें भी हो गया, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से हम लोग इसमें देखें मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ठीक है, इसमें जो हमारा दोहा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसका हम लोग देखें मात्रा काउंट करें तो इसमें हम लोग कैसे काउंट करेंगे। सिंपल सी बात है यार, आसान भी है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें पहले और तीसरे में, ठीक है, कितनी कितनी मात्रा होती है, 13 देखो 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13 मात्रा यहाँ पर हो गई। यहाँ पर देखो 2 2 4 1 5 2 7 1 8 और 5 इधर 2 2 4 1 5 8 5 13 पहले और तीसरे में कितना, 13 मात्राएं। पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्या मेरे दूसरा और चौथा, 2 2 4 2 6 सॉरी 1 2, ठीक है, और ये 4 4 2 6 7 8 8 और इधर है 2 10 1 11 इधर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें तो 2 2 4 2 6 2 8 और 8 3 11 इसमें हो गया। दूसरे और चौथे में क्या है मेरे भाई, 11 मात्रा है। तो दूसरे और चौथे में 11 और पहला और तीसरा में 13 मात्रा है। तो इस तरीके से आप लोग मात्रक यहाँ से काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ गई बातें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मेरे भाई बस इतना ही। इसका PDF आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वह टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।